उनके पास क्या बता रहा था, हाँ, अ, वो क्या करते हैं, वो लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है? मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। अभी याद रखना है जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है जो पहले से ना उनके जो पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो सेंटर ऑफ चार्ज होते हैं ना, वो कोइंसाइड नहीं करते। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सेंटर ऑफ चार्ज होता है ना, वो खाली डिफाइंड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई लार्ज जैसे सेंटर ऑफ मास हम बोलते हैं रॉड के लिए, सेंटर ऑफ मास होता है रॉड के लिए, डिस्क के लिए। वैसे क्या होता है जो सेंटर ऑफ चार्ज जो होता है ना, वो डिस्क रॉड के लिए नहीं होता है। सेंटर ऑफ चार्ज इज़ ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है? ध्यान रखना इस बात, ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है? कैन देयर बी सेंटर ऑफ चार्ज फॉर ए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? आंसर इज़ नो, सेंटर ऑफ चार्ज इज़ डिफाइंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर में क्या होता है एचसीएल मॉलिक्यूल, ठीक है? उसपे क्या होता है थोड़ा-सा प्लस और माइनस के बीच में दूरी होती है, ठीक है? ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? और इन द एब्सेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे रहते हैं, ठीक है? एक लूप बना करके रहते हैं, ठीक है वो? इस तरह से करके वो लूप बना करके रखते हैं, ठीक है? और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें तो क्या ऐसा कुछ प्लस माइनस के बीच में कुछ दूरी नहीं होती है, वो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, ठीक है? मतलब प्लस माइनस साथ-साथ रहते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस 1 माइनस यहाँ पे, 1 माइनस यहाँ पे। सेंटर निकालोगे दोनों का, प्लस का और माइनस का सेंटर तो कोइंसाइड करता है, ठीक है? सिंपल भाषा में प्लस ऐसा होगा, माइनस ऐसा होता है नॉन पोलर में, और पोलर में प्लस ऐसा होता है, माइनस ऐसा होता है, ठीक है? कुछ गैप होता है और यहाँ पे नहीं है। तो ये होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं ना, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके सबसे पहले तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे इसके सारे के सारे डायपोल जो होते हैं ना, एक तरफ चेहरा कर लेते हैं अपना, सब एक तरफ मुँह कर लेते हैं और उनके ऊपर वो टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है, तो कोई इधर मुँह करके है, तो उसको वो घूम करके ऐसा हो जाएगा, कोई इधर है तो घूम करके ऐसा हो जाएगा, कोई इधर है तो वो घूम करके ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है पहले तो इनमें थोड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, जैसे प्लस माइनस होते हैं ना, तो ये थोड़ा-सा गैप क्रिएट हो जाएगा ऐसा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो डायपोल मोमेंट ऐसे क्रिएट हो जाता है। तो नॉन पोलर में क्या होता है पहले थोड़ा गैप क्रिएट होता है, ठीक है? उसके बाद वो अरेंज होता है। तो सीधी भाषा में बोलूँ ना, तो पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इकलौता एक ही काम करता है। जिसके मुँह इधर-उधर होते हैं, सबको सीधा कर देता है अपने डायरेक्शन में और नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। पहले क्या होता है, ज़ीरो डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि देखो सब कैसे-कैसे होते हैं। सबका अगर हम वेक्टर सम करके देखेंगे अगर, तो सबका ज़ीरो आएगा। याद करो, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर में क्या था कि अगर कोई क्लोज़्ड पॉलीगॉन होता है, तो उसका वेक्टर सम ज़ीरो होता है ना, कुछ ऐसी बात है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सब ठीक। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 काम करती है। एक तो क्या करेगी, पहले उसको पोलर में कन्वर्ट करती है, उसके बाद उसका मुँह क्या करती है, सीधा कर देती है, ठीक है? तो ये होता था पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? उसके बाद जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज़ हो जाते हैं, ठीक है? प्लस, 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 माइनस, 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 और इसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है? तो ये माइनस इधर, तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जो कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है और वो ई क्या हो जाता है, ई नॉट बाय के हो जाता है, ठीक है? अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई नॉट बाय के, वेयर ई नॉट इज द ओरिजिनल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ई नॉट बाय के हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है कि किस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, ठीक है? मैंने सारे नोट्स लिखे थे स्क्रीन के ऊपर, उसको अच्छे से 2-3 बार याद कर जाना नोट्स, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बोर्ड में भी देखा हुआ है, आईआईएससी बोर्ड में भी देखा हुआ है, सीबीएसई में भी देखा हुआ है, आते हैं क्वेश्चन, गुजरात बोर्ड में भी आया हुआ है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हुए एग्जाम में, ठीक है? तो हमको डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए, इतनी बात। अब क्या होता है, एक टर्म तुम्हारा होता है और मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है? देखो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर देखो मैं, तो मान लो क्या होता है कि जैसे कि एक मान लो
पॉजिटिव आयन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। हमने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि ये जो न्यूक्लियस है इसको खींच के रखा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसकी वजह से फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्री, आजाद हो गया। अब ये बच गए पॉजिटिव आयन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया, ये जो डाइलेक्ट्रिक जो पहले इंसुलेटर की तरह था, अब वो किसकी तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री। और बिल्कुल से यही कहानी होती है, और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है, ठीक है। मैं बताऊँ, अगर एयर होती है तो 3000 न्यूटन पर कूलम, 3 × 10⁶ होता है शायद से, मतलब 3 लाख होता है शायद, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। तो जो भी वैल्यू होगा तो डेटा मिल जाएगा। तो जो बादल होते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, जो एयर होती है ना, ठीक है, वहाँ पे जो इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है कि उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एयर के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। वो जब एयर के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएँगे, वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हम कहते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो क्या होगा? दूसरे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के न्यूक्लियस एटम्स होंगे जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे, ठीक है? न्यूक्लियस होगा, एटम होगा, ठीक है? तो वो सब एटम के साथ जाके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं टकराते हैं। जब वो टकराएँगे जाके उसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत क्या कहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे वो टकराएँगे वैसे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट वो होती है, मतलब कि हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे जिसकी वज़ह से हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग होती है, ठीक है? दिस इज़ द फिनोमेना कॉल्ड एज़ लाइटनिंग। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? दैट इज़ एट अ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक्स गेट कन्वर्टेड टू द कंडक्टर, ठीक है? तो जब ऐसा होता है, दैट दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज़ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आगे बात समझ में रचित? हाँ सर। ठीक है ना? तो बस इतना अच्छे से देख जाना। तो डाइलेक्ट्रिक सबसे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। डाइलेक्ट्रिक पे बहुत सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, और आगे का जो भी लेक्चर चलेगा ना, वो पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक पर ही होगा। पहला, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक इज़ इंट्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास क्या बोला गया कि मान लो कैपेसिटर है, और यहाँ पर ना एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के है। तो बताना है कि इसका अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा, सी डैश क्या होगा, ठीक है? एंड ओरिजिनल कैपेसिटेंस था सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सबको पता ही। एंड अगर हम लोग अब नया सी डैश निकाले, तो सी डैश क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी होता है, हमको पता है सबको, ठीक है? क्यू बाय वी, जहाँ पे क्यू क्या चार्ज की मैंने, तो क्यू बाय ई इंटू डी। अभी देखो, पहले मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय के,
इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा के ऊपर चला जाएगा क्यू बाय ई नॉट। व्हाट इज ई नॉट हियर? के क्यू बाय ई नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो वो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और भाई ये जो क्यू जो है ना, इस क्यू को मैं लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। यहाँ पे ये सिग्मा क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गया, और ये सब सिंबल डी क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, और ये ए क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। इस सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, ये के एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, ए बाय डी। अभी देखो तो सी क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था ना, तो ये तो सी हो जाएगा, तो के सी हो जाएगा ना ये। तो याद रखना है कि अगर हमने सिंपल भाषा में किसी कैपेसिटर में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फिल कर दिया, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा मतलब उस पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसको नोट कर लें। एग्जाम में पूछा जाता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो जो हमने किया था बिना डाइलेक्ट्रिक का सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे, देख सकते हो। वहां पे भी, वहां पे क्यू बाय ई नॉट था, के नहीं था, वहां पे के को वन लेते थे वैक्यूम वाले के लिए। यहाँ पे, यहाँ पे के आ रहा है बस। बाकी देखो सब कुछ सेम जा रहा है ना, के ऊपर गया। जो तुमने पहले किया था ना विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिल्कुल से वही स्टेप रिपीट करने हैं, बस वहां पे ई नॉट के बदले ई नॉट बाय के लेना। हाँ, आ, हाँ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन। फिर पता वहां पे कुछ ऐसा लिखा होगा कि एरिया भी बढ़ा दिया गया होगा फिर। ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा लिखा होगा, क्योंकि अगर एरिया कांस्टेंट है ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन की फोटो भेजना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वहां पे लिखा होगा। ठीक है ना, ये हो गया लिखा हुआ सबका। यस। आगे बढ़े। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटर्स विथ पार्शली फिल्ड डायरेक्टली। ठीक है, मतलब पिछले में फुल्ली फिल्ड था, अब कैसा होगा देखो।
ऐसे दो प्लेट है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पास एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा होगा, ठीक है, जो कि कैपेसिटर के तो अंदर है लेकिन फुल्ली फिल्ड नहीं है। और हमें क्या बोला गया है कि इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो टी है, प्लेट का जो सेपरेशन है वो डी है, प्लेट का जो एरिया है वो ए है, ओके। अब बताना है कि इसका कैपेसिटेंस पहले था पूरी तरह से भरा हुआ था, अब थोड़ा खाली है भी। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का हमेशा स्टार्ट करने का एक ही फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू C बाय V ऑलवेज। दिस इज अ सिंगल फॉर्मूला विद विच वी स्टार्ट, C इक्वल टू Q बाय V। व्हाट इज दिस Q हियर? Q is charge density into area. What is this V here? V is the potential difference. और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट इंटू डी। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ई नॉट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ठीक है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ई नॉट बाय क्यू हो जाएगी। यहाँ पे ई नॉट है, जैसे डाइलेक्ट्रिक मिला, ठीक है, सामने से मिला डाइलेक्ट्रिक, वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमको पता है क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आता है। तो ये जो प्लस और माइनस, ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये जाता है तो कम कर देता है, कितने टाइम्स, के टाइम्स, जो कि कहलाता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर देखो, ई नॉट इंटू कितना डिस्टेंस है जिसमें कि ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर है ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस। अब कितने डिस्टेंस पे ई नॉट बाय के है, तो आंसर है ई नॉट बाय के इंटू टी। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ध्यान से देख लो इस चीज को। अगर तो देखो, अगर तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ई नॉट, तो मैं लिखता था V इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी, है ना, तो dV बाई डी आर इक्वल्स टू ई था। अगर बीच में डायलेक्ट्रिक अगर आ जाता है, ठीक है, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, तो फिर हम वो पार्ट देखते हैं पहले जिसपे डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो वो डी माइनस टी है। फिर वो पार्ट देखते हैं जिसपे डायलेक्ट्रिक है, वो पार्ट ई नॉट इंटू टी है, सेम थिंग, ई नॉट बाई के इंटू टी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? जेसिका समर्थ, Yes, अपनी sir. भूमि, ध्रुवी, ध्रुवा, शिवांशी कश्यप, लूसी, निशिल, Yes, sir. पूजन, रचित, Yes, तन्मय, उमेश, sir. सबको क्लियर होगा बात? Yes, 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 sir. Yes, sir. sir. चलो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब सी हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाय, अब देखो ये ई नॉट है ना, इस ई नॉट को थोड़ा सा बाहर निकाल दो और ब्रैकेट बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इंप्लाइज दैट सी हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाय, ये ई नॉट क्या था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट नीचे होकर के ऊपर चला जाएगा, डी माइनस टी, ये सिग्मा सिग्मा कट गया, ठीक है, क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय, ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय। ये कब होता है फॉर्मूला, व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड। इसको नोट कर जाओ।
जब भी टेस्ट होगी, ठीक है, पेपर तो मगर टेस्ट के वैसे मेरे को चेक करके देने हैं अभी। जब भी टेस्ट होगी, ये वाला क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है। डिराइव कैपेसिटेंस व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद डायरेक्ट। अब ध्यान से देखो कि जो हमने डेरिवेशन किया है वो हमने किसके लिए किया है? पार्शियली फिल्ड के लिए। अब ना इसके लिए हमारे पास अलग-अलग केसेस होते हैं। जैसे पहला केस जो हमने अभी डिस्कस किया था, इफ डाइइलेक्ट्रिक इज फुल्ली फिल्ड, देन तब क्या होगा? तब ये जो जो डी डी जो है ना, वो डी के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि तब तो वो जो डाइइलेक्ट्रिक है फुल्ली फिल कर देगा इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भर देगा। देन टी इक्वल्स टू डी, ठीक है? एंड देयरफॉर सी डैश क्या हो जाएगा तब? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी, क्योंकि टी तो डी के इक्वल होगा, प्लस डी बाय के, डी डी कट जाएगा, क्या बचेगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय, देखो तो इक्वल्स टू दिस इंप्लाइज दैट सी डैश किसके इक्वल हो जाएगा? के सी के। सी क्या है? कैपेसिटर व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस। जो हमारा पीछे वाला केस था ना, वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये जनरल हुआ, ठीक है, ये एकदम जनरल भाषा हुई। और ये क्या होगा? उसका स्पेशल केस होगा, जो कि हमने पहले डिराइव करके भी देखा। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला, इसको नोट कर दो। फर्स्ट केस, आगे बढ़ते हैं। इसके जो है ना स्पेशल केस कभी कभी आते हैं, 1-1 मार्क के आ जाते हैं। सेकेंड, नहीं केसेस नहीं बताना, खाली डिराइव करने बोला जाएगा। उसमें से अगर पूछ ले कि राइट डाउन द स्पेशल केस, तो फिर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। कभी कभी क्या होता है, खाली स्पेशल केस पूछ लेते हैं। तो अगर 1 मार्क का स्पेशल केस पूछ ले, तो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला ये वाला लिख करके निकाल के दिखा सकते हैं। अभी देखो, इफ देयर इज नो डायलेक्ट्रिक। अब देखो, नहीं डायलेक्ट्रिक नहीं होता तो सबको पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से देखना है तो देख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी क्या हो जाएगा? 0। ये तो है ही नहीं, तो डी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो आ गया ना? देखो तो यही बात होगी जो पहले हमने किया था, ठीक है? ये सेकेंड बात हो गई। तीसरी केस, इफ मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ थिकनेस टी। अगर ये डायलेक्ट्रिक के बजाय अगर मेटल होता, तो याद करो तुम लोग को मैंने पिछले वीडियो में भेजा भी है
कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो चीजों का, एक था प्योर मेटल का और एक था प्योर इंसुलेटर का, है ना? तो मैंने बोला था कि देखो E इक्वल्स टू ई नॉट बाय के होता है। प्योर मेटल या प्योर कंडक्टर में E की वैल्यू 0 होती है। ये अगर 0 होगा तो ई नॉट बाय 0 हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। इफ मेटल इज इंट्रोड्यूस ऑफ थिकनेस T, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय इंफिनिटी। एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस। पूछ सकते हो वो लोग कि मेटल इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस का क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है ना, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये इतना था, मेटल डाल दोगे ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो सी डैश बढ़ जाएगा ना। इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं। 3 केस हो गए, लास्ट वाला केस होगा चौथा केस। फोर्थ केस में हम क्या बोलेंगे कि इफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस। अब देखो, सब बहुत सारे किसी की थिकनेस एक की T1 है, एक की T2 है, एक की T3 है। अगर हाइट कम कर दे तो फिर ना वो थोड़ा तुमको फिर सीरीज एंड पैरेलल देखना पड़ेगा, समझ? ठीक है, फिर अभी हम लोग उस केस पे आएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा मैं अभी सीरीज पैरेलल पढ़ाऊंगा ना डायरेक्टली कांस्टेंट के साथ, तो आएगा। जैसे मान लो दो डायरेक्टली भरा हुआ है K1 K2 करके, तो उसमें आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, अगर मान लो T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2 बाय, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं ना, ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस, ठीक है, टी के बदले हो जाएगा T1 T2 T3, तो T1 T2 T3 आर द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अगर अलग अलग है, ये ऐसा लिखा है T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। इसको नोट कर, ठीक है ना? क्लियर हो गया इतनी बार सबको? अब सुनो ध्यान से कि ये सब तो देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो जो मैंने बताया था वो, और फिर इसमें से
ये सब ये वाला तो फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं अब, ठीक है? कैसे देखो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे बोला जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर है, इस तरह से, और यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, इसके अंदर ना ऐसे करके 2 डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है? और विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज C, फाइंड न्यू कैपेसिटेंस। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें ऐसा भर दिया जाएगा, ये एक प्लेट है, ये K1 है, ये K2 है, ठीक है? तो बताओ अब इसका इसका कैपेसिटेंस क्या होगा अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक सी है। दो क्वेश्चन है, देख सकते हो दोनों क्वेश्चन कैसे, और ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हुए हैं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, 11 में आया हुआ है, 2011 में। हाँ, और ये बोला गया ना कि ये बिल्कुल से हाफ हाफ फील्ड है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, हाफ एरिया हाफ एरिया। और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस डी है, यहाँ पर भी कैसा डिस्टेंस है, डी है, D/2 D/2। यहाँ पे एरिया कैसा है, हाफ एरिया, ठीक है? और ये पूरा एक है। देखो सबसे पहले तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर जाओ, हमें निकालना है न्यू कैपेसिटेंस इन बोथ द केसेस। क्वेश्चन पहले नोट कर जाओ। हाँ, ये सर्किट पे रखा हुआ है, मतलब बीच से ऐसे इधर से लेकर के बैटरी कनेक्टेड होगी, इधर से ले जा करके ऐसे करके। तो ध्यान से अब पहला वाला केस देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर याद करो मैंने बताया था, मैंने पढ़ा के रखा सीरीज एंड पैरेलल। अगर हम यहाँ से देखें ना, तो यहाँ से यहाँ जाने का दो रास्ते हैं। एक तो मैं ऐसे जा सकता हूँ और दूसरा मैं ऐसे जा सकता हूँ। ये एक कैपेसिटर हुआ, ये दूसरा हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, ऊपर वाला इसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना K1 है,
तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 जो डिस्टेंस कितना D है, क्लियर। और इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, K2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2, क्योंकि देखो ये आधी एरिया के लिए, ये आधी एरिया के लिए, इंटू D, जैसा कि दूसरा, क्लियर। ये दोनों किस पे दिख रहा है मुझे, क्लियर सी बात है, यहाँ से यहाँ जाने के दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के दो से ज्यादा रास्ते हो तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल। हाँ, एक, ठीक है। बराबर है। अब मुझे निकालना क्या है, सी इक्विवेलेंट, फाइंड द न्यू कैपेसिटर दैट इज सी डैश। सी डैश क्या हो जाएगा, पैरेलल में याद करो, पैरेलल में था फॉर्मूला C1 प्लस C2 था, ठीक है। सीरीज में था फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 वाला, पैरेलल में था C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, C1 प्लस C2, ये C1 ये C2, C1 कितना एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D C1 प्लस C1। और हमने क्या पढ़ के रखा था, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना है, सी क्या एक्चुअली, सी है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बिना कैपेसिटर्स के, ये टोटल एरिया A था, डिस्टेंस D था, तो बिना उसके क्या है कैपेसिटर, ये है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट सी डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D के बदले क्या आएगा, सी आ जाएगा यहाँ पे, C/2 A1 प्लस, दिस इज द आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा दाव खेला जा सकता है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तो इसी क्वेश्चन पे खेला जा सकता है, ठीक है। कि कैपेसिटी, और देखो तुम थोड़ा लॉजिकली चेक भी करो ना, अगर K1 और K2 अगर मान लो वैक्यूम हो जाए, तो ये वन, ये भी वन, 1 + 1 2, 2 कट जाएगा, तो वापस सी आ जाएगा, वेरीफाई भी कर सकते हो। अभी जैसे समर्थ का डाउट था कि अगर मान लो कैपेसिटर अगर हाफ फिल्ड, ऐसा हो खाली, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो, तो सीधी सी बात है, अगर हाफ फील्ड है मतलब K2 है, K1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, K1 को 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे K2 को रहने देंगे। आई बात समझ, समझ में, समझ को समझ। हाँ सर, हाँ सर, आगे। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अगर डायरेक्टली अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा जब ये समझ में आएगा हम लोग। नोट हो गया सबका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बन गया अपना। अब प्रोसीड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों ही आ चुके बोर्ड एग्जाम।
सेकंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए ना तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अगर हम ध्यान से देखें ना इस क्वेश्चन को, तो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ जाने का एक ही रास्ता है। पहले इससे गुजरेंगे, फिर इससे गुजरेंगे। अब यहाँ पे अगर हम क्या देखें तो ये है K1 से फील्ड डिस्टेंस d/2 तक, ये K2 से फील्ड है डिस्टेंस d/2 तक। अब बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की अगर, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखो तो C1 एप्सिलॉन नॉट A K1। और मैं तुम्हें एक बात बताओ, याद रखना कि कोई भी फॉर्मूला उठा करके देख लो, ठीक है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैपेसिटेंस का, आगे जाके एनर्जी का, मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ हमेशा की, कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहीं पर भी दिखेगा ना, वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट ए के साथ सट करके ही आएगा इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रहते थे के क्यू बाय आर, मतलब ये चीज याद ही कर जाना हमेशा के लिए कि जो डायरेक्टली कांस्टेंट होता है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट ए के साथ मल्टीप्लाई होकर के ऑकर होता है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, k1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय d/2, नीचे रहेगा 2 2 पे चला जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा, k2 एप्सिलॉन नॉट ए d/2, 2 पे चला जाएगा। ये दोनों किस पे हमको दिख रहे हैं, सीरीज पे दिख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सीरीज में, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, एक काम करो ना, अ, इसको ना एक बार के x मान लो, ये इतना लंबा टर्म में बड़ा परेशान करेगा। तो 2 C1 कितना हो जाएगा, k1x इंटू k2x बाय C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा, x कॉमन ले लो यहाँ पे, k1 प्लस k2, यहाँ पे x क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d है। उतना लिखूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, लफड़ा रहेगा, ठीक है, उसको एकदम लास्ट पे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारा एक x तो कट जाएगा यहाँ से, देखो तो बचेगा k1 k2x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस इन सीरीज। और c क्या था हमारा, देखो तो c तो था एप्सिलॉन नॉट a बाय d। ठीक है, और ये क्या हमने माना था, 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d हमने क्या माना, x माना ना। तो ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d हमने क्या माना है, x माना, तो ये हमारा x/2 हो जाएगा। थोड़ा काम आसान हो गया। तो अब जब कैपेसिटर से सीरीज क्या हो गया, आ, ये समझ में आ गया ना सबको, कैसे किया हमने, ऊपर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज यहाँ पे 2 को हमने ये x, ये 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। तो ये CS हो जाएगा k1 k2 k1 प्लस k2 इंटू x। व्हाट इज x here, 2c, इसी का आंसर।
एक बार चेक भी करना तो कर सकते हो। अगर K1 और K2 को अगर मैंने वैक्यूम में लिया होता, ये 1 ये भी 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1 2 कर दोगे। हेलो, ठीक है, अभी एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 क्या होगा, 2 का क्यू कहाँ पे भी निकाला है? चार्ज कहाँ निकाला हमने? कुछ तो निकाला नहीं चार्ज हमने। K1 अगर 1 लेते हैं, K2 को भी 1 लेते हैं, तो 1 + 1 2, 2 2 कट जाएगा, 1 × यहाँ सही तो आ रहा है, परफेक्ट। क्यू कहाँ बोल रहे हो? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, बस यही है। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस सेम क्वेश्चन है पहले वाला ही, बस अरेंजमेंट अलग हो गया। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो नोट कर दो सबको अच्छे से। हाँ, मेटल रखोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो डिपेंड करता है ना, मैंने को यहाँ तक कि अगर मान लो मेटल है, यहाँ पूरा खाली है, ठीक है, तो अगर मेटल है यहाँ तक की, तो फिर हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे C1 का, एप्सिलॉन नॉट A / D - T। तो D - T करेंगे तो T तो D/2 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A / 2 एप्सिलॉन नॉट A / D हो जाएगा। फिर उसको ऐड कर दो उसके साथ सीरीज में जो भी होगा, सब कुछ सब आ जाएगा आराम से। मैं करके दिखा देता हूँ, इसको पहले नोट कर दो। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है ऐसा। अगर पता तुम्हारा क्वेश्चन अगर ऐसा हो ना, मान लो कि एक जैसे समर पूछ रहा है कि ऐसे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, और यहाँ पे ना ऐसे मान लो यहाँ तक कि मेटल फील्ड है, ठीक है, और ये क्या है, ये मान लो डाइलेक्ट्रिक है, इसका कांस्टेंट की है, ये मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए अगर हमसे पूछे मेटल के लिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ अलग थोड़ी मेथड करेंगे, सेम क्यों, इसको एक्सटेंड कर दो, के को ले लो यहाँ पे इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A / D - T। T कितना होगा, D/2 प्लस T/K, D/2 इन्फिनिटी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A / D माइनस एप्सिलॉन नॉट A / D - 2 प्लस T/K, ठीक है। ये जो दिया जाएगा अपने को, ठीक है, यहाँ पे D कितना होगा, D/2 के,
अब यहाँ पे क्या करो, खाली बस ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए 2 डी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2, और यहाँ से वैल्यू को पुट करके उसको निकाल सकते हैं। इसका तो सीधी बात है ना, इसका तो अगर एप्सिलॉन नॉट ए माइनस d/2 के ऊपर चला जाएगा, इसका तो ये बचेगा, है ना। नहीं आएगा ना, थिकनेस कितनी है, थिकनेस तो d/2 होगी। यहाँ से कुछ मेटल का भी तो सेम वैसे ही बनेगा। मेटल के लिए सिंपल, अगर यहीं से देखिए अगर, तो यहाँ पर ये एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है मेटल के लिए, K1 की वैल्यू हो जाएगी, मान लो अगर यहाँ पे मेटल होगा तो K1 हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर इसको इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये तो उल्टा पुल्टा आ जाएगा। तो अगर ऐसा देखें 1/K1 1/K2, एक्स कर दो। अब ये मान लो अगर एक ही जगह इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको निकाल करके मैं बनेगा। आई बात समझ में, समर्थ? हाँ देखो सर। यहाँ पे ना इन्फिनिटी को डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, तो क्या करो, सब कुछ सेम कर जाओ, ठीक है। इसको ना ऊपर नीचे डिवाइड कर दो K1 K2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/K2 प्लस 1/K1। तो एक को ना क्या पुट कर दो कि जहाँ पे जो इन्फिनिटी है ना जिसका K, वो यहाँ पुट करके 0 हो जाएगा, बाकी फिर सिंप्लीफाई करके उसको अकॉर्डिंगली सब कुछ करके निकाल सकते। सर दोनों मेटल हो तो फिर इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? अगर दोनों मेटल इनफाइनाइट फिर तो कैपेसिटेंस हो इन्फाइनाइट हो जाएगा। जाएगा, फिर तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इतना आज के लिए काफी है, ठीक है। हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो एनर्जी और कैपेसिटी ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर। बाय, टेक केयर। बाय। सर फिजिक्स का पोर्शन क्या है? स्कूल में फर्स्ट टर्म का अप टिल EM वेव होगा, सर एक बार रिपीट करो ना। टिल EM वेव्स, ठीक है सर। ठीक है। देखना EM वेव्स के पहले वाला चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट है। मतलब 12th चैप्टर तक है ऑल्टरनेटिव करंट। हाँ, ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर इसमें एक मेरे पास ही है, मैं चैप्टर नंबर भी देख के बता देता हूँ। चैप्टर 13 तक